हमने ये मंच दिया है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी सीट पे पधार लीजिए, अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। और अब आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो घड़ी आ चुकी है और हम भी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। राजनीति और जनसेवा के क्षेत्र में अपनी सादगी, कर्मठता और निष्ठा से विशिष्ट पहचान बनाने वाले और जन जन की आवाज़ और राष्ट्रहित के प्रति समर्पित माननीय श्री अर्जुन राम मेघवाल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं मंच पर। सर प्लीज़ पधारिए मंच पर और मैं सादर आमंत्रित करती हूँ सर मनीष जी। और आज देखिए, आज का ये अवसर हमारे लिए बेहद ही अच्छा है, बेहद ही गौरव का विषय है। और मैं साथ ही साथ गौरव की बात कर रही हूँ तो रौनक को भी हम स्टेज पर हमने बुला लिया है और अब हम बात करेंगे सर से। और पैनल आज का जो हमारा रहेगा वो बेहद ही खास अब बन चुका है क्योंकि दोनों बीकानेरी आज हैं और सर हमारे बीच में मौजूद है और सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं। ओवर टू यू रौनक। दोनों बीकानेरी। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह से लगातार हम लोग बातचीत कर रहे हैं, पहले हम लोगों ने जिस तरह से जनप्रतिनिधियों से बात की, उसके साथ आप देखिए उद्योगपतियों से बात की, उनसे जाना कि किस तरह से बीकानेर और ऊंचाइयों को छू सकता है। अब ऊंचाइयों को छूने की बात है तो ऊंचाइयों को तो अर्जुन राम मेघवाल जी छू ही रहे हैं, लगातार सौगातें बीकानेर को दे रहे हैं। पिछले 17 सालों में लगातार आप काम कर रहे हैं। अगर बात करें पिछले 12 साल की मोदी सरकार की और उसके साथ भजनलाल सरकार की, किस तरह से आप आकलन करेंगे इन दोनों सरकारों का और साफ तौर पर क्या बड़े प्लान्स जो है आपने तैयार किए बीकानेर को लेकर के? पहले तो रौनक जी आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस प्लेटफॉर्म पर हम सब जनप्रतिनिधियों को भी बुलाया, जो ज़िले में काम करने वाले वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको भी आपने बुलाया। इसलिए जी राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। रौनक जी भी बीकानेर के हैं, चंद्रश्री भी बीकानेर की है, तो दोनों बीकानेर के हो गए और मैं भी बीकानेर का ही हूँ। तो अच्छा रहा आपने शुरू किया। देखो, एक पैनल डिस्कशन में एक विशेष शब्द आया, अच्छा शब्द आया, वो शब्द था कनेक्टिविटी का। कनेक्टिविटी चाहे रोड की हो, रेल की हो, एयर की हो, हमारे गांव में ओएफसी की, ऑप्टिकल फाइबर केबल की हो, ये कनेक्टिविटी के विषय हैं। अगर ग्राम पंचायत में आपको कंप्यूटर लग गया लेकिन केबल नहीं है, कनेक्शन, तो कैसे डेटा जाएगा? ये सब इसके ही पार्ट हैं। तो जैसे आपने किया कि मैं जैसे एमपी बना 2009 में, तो यहाँ पे ब्रॉडगेज नहीं था, आपको ध्यान होगा। तो सबसे पहले बड़ा विषय था वो स्लीपर का, जहाँ से शुरू किया मैंने सफ़र, और उसके बाद इसीलिए मैं ट्रेन में सफ़र ज़्यादा करता हूँ। अब बीकानेर का कोई ऐसा मुझे लगता है कि देश का क्षेत्र नहीं है जहाँ बीकानेर रेल कनेक्शन से जुड़ा नहीं है, चाहे नॉर्थ हो, चाहे ईस्ट हो, वेस्ट हो, साउथ भी हो। अभी मैं चेन्नई गया, मैं वहाँ इलेक्शन का को इंचार्ज हूँ, तो ये जो बेंगलोर की ट्रेन है इसके चलने का किस्सा वहाँ के लोग सुना रहे थे। इसका मतलब बीकानेर रेल कनेक्टिविटी के माध्यम से तेजी से आगे बढ़ा है। दूसरा बड़ा विषय कनेक्टिविटी का है रोड का। रोड में आपने देखा होगा कि हम पहली 4 लाइन इसी पीरियड में देखी जो आप पीरियड अब बता रहे हो। हमारे ताराचंद जी सारस्वत साहब बैठे हैं, श्री डूंगरगढ़ तक 4 लेन होनी चाहिए, उसको हम श्री डूंगरगढ़ तक सीमित नहीं रख करके सीकर तक ले जा रहे हैं ताराचंद जी, उसका भी सर्वे हो रहा है। तो कनेक्टिविटी भी आ गई। कोलायत में हम पहले से ही 4 लेन पे हैं। फिर श्री आपका नोखा और लूणकरणसर, इस दिशा में भी सर्वे हो रहा है। एक बड़ा विषय था कनेक्टिविटी का, वो था एयर का, कि बीकानेर एयर से कनेक्शन नहीं है। हमारी जो विश्वनाथ जी बैठे हैं, उस समय एक विषय बड़ा चला था, सेंट्रल यूनिवर्सिटी यहाँ से चली गई थी। जब हमने कहा अभी सेंट्रल यूनिवर्सिटी क्यों गई, जब हमारी कमेटी की रिपोर्ट थी कि बीकानेर में होनी चाहिए, तो एक ही विषय था कि एयर कनेक्टिविटी नहीं है, तो जो प्रोफेसर लोग हैं, एक्सपर्ट लोग हैं, वो बीकानेर पहुंचेंगे कैसे? तो आपका एयर का कनेक्शन भी बीकानेर से हो गया और अब आने वाले समय में 2-3 ऐसे स्टेशन और बीकानेर से एयर कनेक्टिविटी से जुड़ेंगे। वो सूरत भी है, बॉम्बे भी है और कलकत्ता भी है।
इसलिए कनेक्टिविटी मिलने के बाद फिर यहाँ उपलब्ध जो रॉ मटेरियल है उस पर हमारे इंडस्ट्री लगनी चाहिए। जो विषय अभी आया, पूनम कुलरिया जी ने भी जिक्र किया, अशोक गुप्ता जी तो एक प्रोग्राम में हम साथ ही थे सक्करणी वाले में। आप तो दिल्ली रहते हो लेकिन आप बीकानेर से इतना कनेक्टेड है हो, ये पूनम जी तो है ही खैर बीकानेर के ही, लेकिन आप दिल्ली के होकर के बीकानेर से इतने कनेक्टेड हो गुप्ता जी, इसके लिए भी अशोक गुप्ता जी के लिए जोरदार ताली बजानी चाहिए। आपकी फैक्ट्री खरा में है शायद, मुझे किसी ने बताया। तो आप देखिए, जिप्सम हो, हमारा भुजिया हो, हमारा रसगुल्ला हो, हमारा पापड़ उद्योग हो, हमारे हैंडीक्राफ्ट के आइटम हो, आप किसका ऊन का हो, किसका नाम लीजिए ना। और जैसे अभी विषय चर्चा में ही आया ना कि कोई दुकान अगर खुल गई मिष्ठान भंडार की और उसके आगे बीकानेर लिख दिया, बीकानेर मिष्ठान भंडार, तो दुकान चल पड़ी। ये अभी विषय आया, आशीष जी ने भी बताया और मैंने महसूस किया। मैं अभी त्रिची गया था, अमित शाह जी एक मीटिंग थी, तो वहाँ एक आदमी मिले कि साहब हमारी दुकान चालो। मैं कहते यार बीकानेर वाली भाषा कठूँ बोलो थे, कठे रहो कि हूँ तो बीकानेर रही हूँ, तो अटकाई करो कठे मिष्ठान भंडार कर रहे क्यों। तो वहाँ त्रिची में भी मिष्ठान भंडार बीकानेर का ही है। मैंने उनको पूछा भी, मैंने कहा यार बीकानेर शब्द लिखने से इतना फर्क पड़ता है। और भी हमारे राजस्थान में शहर हैं, उनका नाम के बीकानेर लिखने से यहाँ के लोगों को लगता है कि एक तो माल देसी मिली, देसी घी आलो और शुद्ध मिली, और एक विश्वास ही जम गया जी रामेश्वर जी, ये विश्वास जम गया। हाँ, जो इन्होंने इंटीग्रिटी शब्द यूज किया ना, वो है इसमें ही तो हो गया ना कि देसी घी का माल शुद्ध मिलेगा मिठाई में। और मिठाई वो ऐसा नहीं है कि सारी यही जो हम नॉर्थ इंडिया में खाते हैं वो मिठाई बनाते हैं, साउथ इंडिया में खाने वाली भी मिठाई भी बनाते हैं वो, लेकिन नाम बीकानेर है, बीकानेर मिष्ठान भंडार। अभी पोंगल में खूब बिकी। तो ये बीकानेर की खासियत है सब। तो हम तीनों बीकानेर के हैं। हालांकि एक पहचान और हो गई बीकानेर की आजकल। क्या? संसद में पगड़ी पहने जब लोग आपको देखते हैं तो कहते हैं कि बीकानेर वाले सांसद हैं। वो तो मेरे घर में ये दोनों हमारे जिलाध्यक्ष बैठे हैं, ये भी गवाह सुमन जी भी और श्याम जी पंचारिया भी। रेलवे स्टेशन पे उतरो तो जैसे मेरा नाम नहीं लेते हैं कि वो अर्जुन में, अच्छा पगड़ी वाले अभी पहुंचा देंगे आपको, वो एड्रेस पूछने की जरूरत ही नहीं। हालांकि साइकिल भी पहचान बना दी आप। साइकिल भी पहचान है, साइकिल भी पहचान है, पगड़ी वाले भी पहचान बनी गई है मोटे मोटी। तो ये बीकानेर की जनता का आशीर्वाद है कि ये लगातार मुझे जिता रहे हैं, इस कारण से पहचान बन रही है। एक विषय सर पिछले कई दिनों से बना हुआ है, हालांकि बहुत जगह आप लोगों ने बातचीत की है इसको लेकर, वो ये कि बीकानेर की बात हम करेंगे, लेकिन आज़ादी के बाद अंबेडकर के बाद आपका नाम आता है कानून मंत्री के तौर पर। बीकानेर की बात करें तो करणी सिंह जी के बाद आप हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा जीत हासिल की है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं आप। लेकिन जिम्मेदारी बहुत बढ़ जाती है सब, जब बहुत सारा प्यार लोगों से मिले। तो विज़न की बात करें, विकसित भारत की बात करें, जो लगातार प्रधानमंत्री मोदी का सपना है 2047 को लेकर के, बड़ी योजनाएं क्या है? क्योंकि आप देखिए जिस तरह से पोटास की बात हम लगातार कर रहे थे, पेट्रोलियम जो सर्च चल रहा था उसकी बात है, बहुत सारे बड़े मुद्दे जिन पर अभी काम होना बाकी है, उस पर कोई प्रकाश डाले किस तरह से होगी? एक बड़ा मुद्दा पोटास का तो आपने जिक्र किया, वो काफ़ी आगे बढ़ गया है। आपका हनुमानगढ़ में एक पायलट प्रोजेक्ट है और एक हमारे श्री डूंगरगढ़ के पास लखासर पायलट प्रोजेक्ट है। हम एक दिन रात को देखने भी गए थे, ताराचंद जी साथ ही थे। तो पोटास का तो क्षेत्र तेजी से आगे बढ़ गया। अब मुझे लगता है इसका कोई ऑक्शन होना है। वेदांता ग्रुप भी इसमें इंटरेस्टेड है। पोटास धरती का ही धन है। हमारे श्री डूंगरगढ़ से शुरू होता है, लूणकरण सर की बेल्ट में है और हनुमानगढ़ तक जाता है। इस बेल्ट में पोटास और उसका कॉमर्शियल वाइबिलिटी है उसकी, ये भी सिद्ध हो गया। नागपुर में एक संस्था है उसके द्वारा, इसलिए उसमें तेजी से काम हो रहा है। एक बड़ा काम जो हमारे अंशुमान सिंह जी कह रहे थे कि जो रॉ मटेरियल कोलाइट में है उसका गैस हमें चाहिए। तो हमारे गुड़ा में जो प्लांट है उसमें एक गैस, जो हमारे गोबर गैस पे ही आधारित एक प्लांट लग रहा है, और उसके बाद हमें गैस लाने के लिए झुंझुनू से जो टी है वहाँ से गैस और इधर आ रही है। और गुजरात की एक कंपनी है जो यहाँ गैस जल्दी ला रही है, और गैस और कुछ इलेक्ट्रिक, इन दोनों का हाइब्रिड
एक टेक्नोलॉजी भी आई है जिसके माध्यम से मुझे लगता है गैस वाली समस्या का अब समाधान हो जाएगा। और जिला कलेक्टर यहाँ बैठे थे अभी, अब ये हमारे जो बड़े सीनियर अधिकारी भी यहाँ, शिखर अग्रवाल और कुछ लोग आके गए हैं, शायद किसी को मोहन जी को, पंकज जी को पता हो तो वो आके गए हैं, वो देख के गए हैं, एक ड्राई पोर्ट की जगह भी देख के गए हैं। और दूसरा ये रॉ मटेरियल जहाँ अवेलेबल है और गैस कहाँ कहाँ आ सकती है वो दोनों जगह देख के गए हैं। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारा सिरेमिक के बेसिक प्लांट हैं वो जल्दी लगने आपको शुरू हो जाएंगे 2-3 सालों में, मुझे ऐसा लग रहा है। मैं एक कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ बड़ी दिल्ली में, पहले वो कहते हैं बीकानेर नहीं, पहले दिल्ली में कर लो, क्या क्या अवेलेबल है, ज़मीन कितनी। अब गजनेर के पास आपका रीको का इंडस्ट्रियल एरिया भी आ गया, लेकिन उनकी रेट थोड़ी ज़्यादा है। लेकिन हम प्राइवेट भी जगह उनको नाल और उसके आसपास दिखाई है, वो एग्री कर रहे हैं। और मोरबी के जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो भी बीकानेर आके गए हैं 3-4। तो इसका मतलब आपका सिरेमिक वाला जो प्लांट है, बेसिक प्लांट, वो भी जल्दी लगेगा। एक बड़ा विषय आपके ध्यान में ला रहा हूँ, हमारे यहाँ पूरे देश में एक समस्या है ई वेस्ट की। जो भी वेस्ट है हमारा, जैसे टायर का वेस्ट है, प्लास्टिक का वेस्ट है, कचरे का कोई भी, उसका वेस्ट का जो रीप्रोसेसिंग आपका जो जोन होना चाहिए, जैसे चाइना में एक जोन बना, तो हमारे देश में भी ऐसा विषय आया कि भी इनको अलग अलग जगह आप लगाओगे तो पॉल्यूशन फिर होगा, कोई एक जगह इसका जोन बन जाए। तो ये नीति आयोग में चर्चा हुई। तो ये जो खाजूवाले वाला एरिया है विश्वनाथ जी, इस एरिया को वो सूटेबल मान रहे हैं। और अगर नीति आयोग ने इसको अप्रूव कर दिया, जिसकी मुझे संभावना अप्रूव करेंगे, तो देश का पहला जो हम रीप्रोसेसिंग जोन बनेगा वो आपके खाजूवाला में ही बनने वाला है, ऐसा मैं मानता हूं। बड़ा काम होगा डॉक्टर साहब। जी सर, मेरा अगला सवाल आपसे एक ही, कानून मंत्री के तौर पर अगर हम बात करते हैं तो कानून परिवर्तन भी हमने होते हुए देखा है, काफ़ी बदलाव भी आए हैं, लेकिन समय के साथ साथ जो बदलाव और परिणाम आए हैं सर, उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? और साथ ही साथ SIR और जी राम जी को लेकर भी हम बात करेंगे, क्योंकि कांग्रेस उसका बहुत विरोध करती है, जो भी करते हैं उसका विरोध तो कांग्रेस करती है। इसको लेकर आपका क्या रिएक्शन, क्या प्रतिक्रिया? पहले मैं कानूनों की बात कर लूँ। जब अंग्रेज आए हमारे यहाँ शासन कर रहे थे, आपको भी पता है, हमारे स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन हुआ 1857। हमने उसको स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन कहा, अंग्रेजों ने उसको गदर कहा, जिसको अंग्रेजी में म्यूटिनी कहते हैं। और ऐसा का ये विद्रोह हुआ, विद्रोह नहीं था, वो हमारा स्वतंत्रता संग्राम का पहला आंदोलन था। अंग्रेज जाग गए, उन्होंने कहा इनको कंट्रोल में कैसे रखें, तो उन्होंने कोडिफिकेशन करना शुरू किया। 1857 मतलब 1857, उसके बाद 1858 में पहला कानून आया, उसके बाद ये कानून 1860 और ये 70, 72 इस बीच में आने लगे। तो इंडियन पिनल कोड भी उसी का ही पार्ट था, CRPC भी उसी का ही पार्ट था, इंडियन एविडेंस एक्ट भी उसी का ही पार्ट था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि अंग्रेजों को भारतीय नागरिकों को दंड देना था, इसलिए वो दंड संहिता लेके आए। मुझे भारतीय नागरिकों को न्याय देना है, इसलिए मैं न्याय संहिता लेके आऊं, इसलिए वो भारतीय न्याय संहिता लेके आए। वो ईज ऑफ लिविंग के विषय हैं। दूसरा, आपने जी राम जी का जिक्र किया क्या? जी राम जी, देखिए मैं आपके माध्यम से जितनी यहाँ प्रबुद्धजन बैठे हैं उनको भी बताना चाहता हूँ कि रोजगार की बहुत से स्कीमें जब देश आज़ाद हुआ तो उसके बाद आने लगी। उसके बाद एक स्कीम आई जवाहर रोजगार योजना, वो कई साल तक चली। उसके बाद कांग्रेस ने उसका नाम चेंज किया, जो हमें कहते हैं कि आपने नाम चेंज क्यों किया, तो जवाहर रोजगार योजना का भी नाम उन्होंने चेंज किया और लेकर आए नरेगा। नरेगा के बाद उन्होंने एक और अमेंडमेंट किया और उसमें जोड़ा महात्मा गांधी, तो बन गई मनरेगा। और जब वो बनी उसके बाद से लगातार ये सुझाव आ रहे थे कि भी इसमें भ्रष्टाचार बहुत होता है। दूसरा, जो एग्रीकल्चर का पीक पीरियड होता है उसमें खेती के काम करने वाले लोग नहीं मिलते। ये जितने जनप्रतिनिधि बैठे हैं उनको सबको ये ज्ञापन मिलते थे, मुझे भी मिले। 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा भी इसकी समीक्षा करो, तो मैं कई राज्यों में गया
और कांग्रेस के, मैं तो ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूं कि कांग्रेस के शरद पवार हाउस में बोले हैं लोकसभा में कि खेती के काम के लिए आदमी नहीं मिल रहे हैं, इसलिए नरेगा में संशोधन करो। और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो जितने भी सजेशन आए उसके आधार पर और विकसित भारत बनाने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत ढांचा अच्छी तरह से कैसे खड़ा हो, हमारा एक हमेशा ही संकट रहता था कि गांव में पानी निकासी का काम हाथ में लेना चाहते हैं, नहीं ले सकते। गांव में आधारभूत ढांचा खड़ा करना चाहते हैं, नहीं कर सकते। तो हमने उसमें कुछ संशोधन किए हैं। उनको किस चीज पे आपत्ति है हमें तो पता नहीं है। वो पूरा या तो पढ़ नहीं रहे हैं या राजनीति के कारण विरोध कर रहे हैं, मैं ऐसा मानता हूं। एक कानून मंत्री का और पूछा था आपने। हाँ जी सर, क्या बदलाव? नहीं, इन्होंने नहीं पूछा, आपने पूछा कानून मंत्री का। तो देखिए, मैं थोड़ी जानकारी दे दूं। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर 1952 में जो चुनाव हुआ, पहला चुनाव, वो कांग्रेस ने उनको हरवाया। नॉर्थ बॉम्बे से लड़े थे और इस कारण से अब वो कह रहे हैं कि नहीं 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 नहीं, ये आप ऐसा बोल रहे हो। वो तो ऐतिहासिक तथ्य हैं। और मैं जब से कानून मंत्री बना हूं तब से उनके जो लिखे हुए कागज, उन्होंने जो इलेक्शन कमीशन में रिप्रेजेंटेशन दिया, वो सब अपने हाथ में आ गया है। तो आपको कोई कहे तो आप कह सकते हो कि कांग्रेस ने ही बाबा साहब को हरवाया। 52, 53 भी हरवाया, लेकिन उससे पहले वो मंत्री थे। क्यों मंत्री थे? कि अंग्रेज देश को छोड़ करके जा रहे थे, तो अंग्रेजों ने एक कहा कि हमें नेशनल गवर्नमेंट चाहिए, या खाली कांग्रेस की गवर्नमेंट हम क्यों आपको देखे जाएं। कांग्रेस तो एक आंदोलन करने वाला एक मूवमेंट था। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में इसको कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप चुनाव लड़ो और जीतो। महात्मा गांधी उससे पहले कह चुके थे कि कांग्रेस को अपना ये जो पार्टी है वो बंद करके नई पार्टी बनानी चाहिए। ये बोला भी है महात्मा गांधी ने 2-3 बार। अब उस पीरियड में वो, जैसे अशोक गहलोत साहब एक दिन बोल रहे थे कि नेहरू जी का दिल देखिए कितना बड़ा था, बाबा साहब B.R. अम्बेडकर को कानून मंत्री बनाए। आपने नहीं बनाया अशोक गहलोत जी। मैं इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं कि उधर से प्रेशर था कि यहां नेशनल गवर्नमेंट होनी चाहिए, राष्ट्रीय सरकार। वो चुनाव से पहले कैसे होती? जब दूसरे दलों के लोग आते तो 2 ऐसे जनप्रतिनिधि जो कांग्रेसी नहीं थे, एक तो थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और एक थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। वो कांग्रेसी नहीं होते हुए भी नेहरू जी के सरकार में मंत्रिमंडल के सदस्य थे। उसमें बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कानून मंत्री थे। वो दलित समाज से आते थे और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसी समाज से आता हूं और उसी कानून मंत्री की कुर्सी पर बैठ रहा हूं, बीकानेर की जनता की कृपा के कारण। क्यों सुशीला जी, ठीक बोल रहा हूं? ये मेयर रहे ना, इसलिए इनसे थोड़ा हाँ करानी पड़ती है। जी सर, अगला सवाल इससे थोड़ा अलग होगा कि यात्राओं को लेकर है कि आपने कई विदेशी यात्राएं की कानून मंत्री के नाते। अब ऐसे में दुनिया में अब भारत को अलग नज़रिए से देखा जाता है, बड़ा नाम होता है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत क्या है, पराक्रम क्या है, ये सभी ने देखा। अब ऐसे में भारत की विदेश नीति और इन दिनों जिस तरीके से हालात बने हुए हैं, वो चल रहे हैं, जिसमें बात हो रही है, चाहे वो रक्षा की बात कर लीजिए, आर्थिक की बात कर लीजिए, वैश्विक रूप से हम कितने मजबूत हैं सर, और कितना मजबूती से हम आगे और भारत को बना सकते हैं? देखिए, मेरी कानून मंत्री के नाते विदेश यात्राएं काफ़ी हुई है, इसमें कोई शक नहीं है कि लॉ एंड जस्टिस 2 डिपार्टमेंट हमारे पास है। तो कोई न कोई आर्बिट्रेशन को लेकर के कॉन्फ्रेंस होती है, कई बार मीडिएशन को लेकर के कॉन्फ्रेंस होती है, कंसिलिएशन को लेकर के कॉन्फ्रेंस होती है। एक कंसेप्ट पूरे संसार में चला है, उस कंसेप्ट का नाम है ADR। कानून के माध्यम से आप फैसले करोगे, ट्रायल करोगे, लेकिन ADR भी आपके फैसले करने का एक माध्यम होना चाहिए, जिसको नाम दिया है अल्टरनेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। उसमें आर्बिट्रेशन आ रहा है, आपका मीडिएशन आ रहा है और कंसिलिएशन आ रहा है। ये पूरे संसार में अभी सब्जेक्ट बना हुआ है। तो मैं जाकर के वहां कहता हूं कि हमारे तो वहां गांव में पहले ही एक पंचायती का सिस्टम था।
पंच परमेश्वर कोई चीज तय कर देते थे तो लोग मानते थे। आप जिसको लोक अदालत कह रहे हो वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा से ली हुई एक प्रणाली है। तो लोग मुझे मेरी ड्रेस को देख करके सुनते भी हैं कि ये कौन सा कानून मंत्री आ गया, पंच जैसी बातें कर रहा है। मनीष जी वाकई सुनते हैं। इसलिए मुझे कई जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि आर्बिट्रेशन की कोई कॉन्फ्रेंस हो, मीडिएशन की कोई कॉन्फ्रेंस हो इंटरनेशनल, और कंसिलिएशन की हो तो अर्जुन मेघवाल को भेजा जाए। ये बीकानेर के लिए भी एक अच्छी बात है। तो इसलिए सुमन जी आपके प्रोग्राम में नहीं आ पाया मैं, क्यों मुझे वो बहरीन भेज दिया था प्रधानमंत्री जी ने। सर चुनाव की बात कर लेते हैं। चुनाव का दौर अब धीरे धीरे आने वाला है। जिस तरह से महाराष्ट्र में जो फैसला आया हाल ही में, उसके अलावा देखिए एक देश एक चुनाव जो लगातार सवाल उठ रहे थे, उसमें ये भी सवाल उठ रहे थे कि जिस तरह से इसको सकारात्मक रूप से कैसे लागू किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। और किस तरह से इस पे काम हो रहा है, क्योंकि अगर कहीं सरकार गिर जाती है तो उस पर किस तरह से हम लोग नज़र डालेंगे। ये रौनक जी मेरे ही मंत्रालय का बिल है और आपने देखा होगा कि लोकसभा में इसको मैंने ही पेश किया था, वन नेशन वन इलेक्शन। अभी ये एक जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी है जो राजस्थान के ही एक एमपी हैं पीपी चौधरी पाली से, वो उसको हेड करते हैं। इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। इसका भी विरोध पॉलिटिकल कारणों से हो रहा है। मुझे आप बताइए 52 में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हुआ, 57 में एक साथ हुआ, 62 में एक साथ हुआ, 67 में एक साथ हुआ। तब तो फेडरल स्ट्रक्चर पे चोट नहीं पड़ी रामेश्वर जी पारिक। अब कैसे पड़ गई जी? अब कैसे पड़ेगी? आपने कराया तब तो ठीक, और मोदी जी करा रहे हैं तो ठीक नहीं। ऐसे कैसे हो सकता है जी? ये तो विरोधाभास विचारधारा है ना। लेकिन बहुत तेजी से इसमें काम हो रहा है और जहां तक मैं कह रहा हूं कि हम इसमें सहमति बनाने में लगे हुए हैं। जैसे हमने महिलाओं के रिजर्वेशन के विषय में, जिसको नरेंद्र मोदी जी ने नाम दिया नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और आने वाले समय में आप लोकसभा में और राज्यों की विधानसभाओं में 33% प्रतिनिधित्व महिलाओं का देखोगे आप। इतना बड़ा काम किया नरेंद्र मोदी जी ने महिला सशक्तिकरण के लिए। ये काम भी होगा, मोदी है तो। और अब आप चुनाव की बात कर लेता हूं। 2024 में जनरल इलेक्शन में थोड़ा सा ऐसा लगा होगा कांग्रेस को कि हम थोड़ा अपर हैंड पे आ गए हैं। उनकी पहली बार 99 सीटें 14-19 के बाद आई, लेकिन उसके बाद जनता ने देखा कि भाई कुछ गड़बड़ हुई है। तो हरियाणा में विधानसभा का चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीती, महाराष्ट्र में चुनाव भारतीय जनता पार्टी और महायुति जीती, फिर दिल्ली में 27 साल बाद हम जीते, बिहार में चौका लगा। अब आने वाले समय में भी छक्का, हाँ, आने वाले समय में भी महाराष्ट्र की जनता ने यह दिखा दिया है कि नगर पालिकाएं भी भारतीय जनता पार्टी की होने वाली है आने वाले समय में। यह रास्ता दिखाया जनता ने। मुंबई बीएमसी पहली बार आई हमारे पास, इतने साल हो गए। तो ये क्यों आ रही है? ये चुनाव नतीजे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, एनडीए के पक्ष में क्यों आ रहे हैं कि मोदी जी का डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस पे ही विश्वास है और जनता उनकी तरफ देख रही है कि नरेंद्र मोदी जी ही भारत को विकसित भारत बनाएंगे। इसलिए जनता मोदी जी को पसंद कर रही है। सर, दक्षिण भारत में बीजेपी की स्थिति कैसी है आपके नज़रिए से? और ये भी कहा जा रहा है कि अर्जुन राम मेघवाल दक्षिण में बड़ी जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं और ये सभी ने देखा भी है, और साथ ही साथ पीएम मोदी और बीजेपी को वहाँ के लिए आप पसंद भी आते हैं। सर देखिए, पहली बार मैं पुदुचेरी गया तो सरकार बनी कि नहीं बनी? वहाँ एनडीए की बन गई ना, पहली बार ही बनी। इस बार मुझे तमिलनाडु लगाया है और पड़ोस में हम देख रहे हैं कि केरला में पहली बार तिरुवनंतपुरम में हमारा मेयर बना है। पहली बार हमारे केरल से पहली बार गोपी, जो सुरेश गोपी एक्टर हैं, वो पहली बार लोकसभा जीते हैं, मंत्री भी हैं। तो हम वहाँ हमारी दस्तक दे रहे हैं। और तमिलनाडु में हमारा जो एनडीए पार्टनर एआईडीएमके हैं,
पीएम के हैं, ऐसे कई पार्टनर हैं, लेकिन वहाँ राजनीतिक समीकरण थोड़े अलग रहते हैं। लेकिन हमें विश्वास है कि इस बार हम आसाम जी भी जीतेंगे, बंगाल भी जीतेंगे, और तमिलनाडु भी जीतेंगे, और केरल भी जीतेंगे, और पांडिचेरी भी जीतेंगे। कहीं कहीं इसके पीछे नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की जो ताजपोशी हुई है, युवा, लगता है उसमें कहीं ना कहीं सक्सेस मिलेगी। युवा बहुत आकर्षित होंगे। देखना आप देखिए कि जो मैंने चुनाव अभी राज्यों के 2024 के बाद गिनाए, आपके हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार, और अभी बीएमसी के चुनाव, ये महाराष्ट्र पूरे में नगर निगमों के चुनाव, 29 नगर निगमों के चुनाव हुए, उसमें 25 बीजेपी को मिली है मेयर की सीटें। तो इसमें जो आपका प्रतिशत महिलाओं का बढ़ा है चुनाव में, भागीदारी, वो अपने आप में अद्भुत है। और जैसे हमारे नितिन नवीन जी आए हैं, उसके बाद युवाओं का बढ़ेगा, फिर तो आप वो सही कह रहे हैं कि छक्का लगेगा। हालांकि एक तस्वीर कल बेहद चर्चा में रही, अगर आपने देखी हो, कि 45 ईयर के राष्ट्रीय अध्यक्ष को 75 ईयर के प्रधानमंत्री जी बिठा रहे हैं कुर्सी पर, और कार्यकर्ता कह रहे हैं खुद को। ये किस तरह की बात है और क्या कहेंगे? उनका अगर प्रधानमंत्री जी का पूरा भाषण आप थोड़ा विश्लेषण करेंगे तो आपको समझ में आएगा। उन्होंने कहा मैं 75 वर्ष का हूँ, उन्होंने कहा भी है, और उन्होंने कहा मैं 2001 से हेड ऑफ स्टेट के नाते गुजरात और भारत के प्रधानमंत्री के नाते काम कर रहा हूँ, ये भी बोला है उन्होंने। और ये भी कह सकते हैं कि भी मैं लंबे समय से संगठन में भी रहा, ये भी रहा। लेकिन इन सब के बावजूद उन्होंने कहा, इन सब के बावजूद मैं कार्यकर्ता भी हूं, ये कहा उन्होंने। और कार्यकर्ता के नाते मैं कह रहा हूं कि हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये मेरे बॉस हैं, ये कहा था उन्होंने। ये है कि महाराष्ट्र में बीजेपी की बड़ी जीत हुई है और बीजेपी खुशियां भी मना रही है, तो कांग्रेस फिर से सवाल खड़ा कर रही है। जैसा कि मैंने कहा, हमेशा विरोध भी करती है तो सवाल भी करती है, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, कांग्रेस, मुझे लगता है कि जैसे हम 24/7 काम करते हैं, जैसे कल ही प्रधानमंत्री जी ने कहा, कल ही कहा कि 2002 का चुनाव गुजरात में भारी बहुमत से हम जीते। हमने खुशियां मनाने वाले लोग खुशियां मना रहे थे, लेकिन मैं मीटिंग ले रहा था कि हम ये कुछ सीटें हार क्यों गए। तो हमारा काम करने का तरीका ये है कि हम दूसरे दिन से ही काम में लग जाते हैं और ये समीक्षा ही नहीं करते कि हम हारे क्यों। कांग्रेस के बहुत से नेता भी कहते हैं कि समीक्षा करो, तो भी नहीं करते। अभी केरल से एक नेता है शशि थरूर जी, वो कई बार कह चुके हैं समीक्षा करो, तो कांग्रेस वाले कहते हैं तो मोदी जी की भाषा बोल रहे हैं, समीक्षा नहीं कर रहे हैं। उनका तो हम क्या करें जी, उनको समीक्षा करनी चाहिए नहीं। और महाराष्ट्र में भी तो स्थिति उनकी बहुत ही खराब रही है। अच्छा, बिहार में आ रहे उसकी समीक्षा भी नहीं करी, और कभी वो ईवीएम पे दोष लगाते हैं, कभी एसआईआर पे दोष लगाते हैं। एसआईआर पे तो उन्होंने यात्रा निकाली थी ना उन्होंने, और तेजस्वी जी ने, क्या हुआ? जनता थोड़ी स्वीकार कर रही है। देखिए, भ्रम की स्थिति आप पैदा कर सकते हो कभी कभी, जैसे 2024 में इन्होंने एक भ्रम की स्थिति पैदा की पूरे देश में कि इनको अगर 400 सीटें मिली बीजेपी को, एक भ्रम फैलाया, संविधान समाप्त कर देंगे, रिजर्वेशन समाप्त कर देंगे। तो मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, कांग्रेस के लोगों को, कि काठ की हांडी एक बार ही चढ़ती है, बार बार नहीं चढ़ती। क्यों श्याम जी बताओ? है एक बार वो चढ़ गई 2024 में, अब कौन चढ़े? जी सर, बहुत सुंदर जवाब। और इसी के साथ हम डिस्कशन के आखिरी सवाल, आखिरी पड़ाव पर आखिरी सवाल में पहुंचते हैं कि अर्जुना मेघवाल, विकसित भारत, विकसित राजस्थान और विकसित बीकानेर की कल्पना को कैसे साकार होते हुए आप देख रहे हैं सर? और पीएम मोदी का जो सपना है विकसित भारत को लेकर, उसको आप कैसे आगे बढ़ाएंगे? देखिए, विकसित भारत में इकोनॉमी की साइज, ये एक बड़ा मुद्दा रहता है। भारत को हम विकसित भारत बनाए, हमारी संस्कृति शानदार है,
हमारे समाज में परोपकार की भावना है, हम एक दूसरे की मदद करते हैं, हम प्रेम पूर्वक रहते हैं, हमारी फैमिली की यूनिट भी बहुत अच्छी है, हमारी सेना की ताकत भी बहुत ज़्यादा है, टेक्नोलॉजी में भी हम एडवांस हो रहे हैं। लेकिन जो इकोनॉमी की साइज है वो एक बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करती है। हमारे बीकानेर में जो इकोनॉमिक गतिविधियां हैं उसको हमें तेज़ी से बढ़ानी है और इस दिशा में ही मैं काम कर रहा हूं। जो हम सेरेमिक वाला विषय ले रहे हैं, पोटास वाला ले रहे हैं, और अभी मैंने खाजूवाला में ज़मीन का उनको कहा नीति आयोग को कि आपको इतनी ज़मीन और कहीं नहीं मिलेगी। हमारा एक एरिया है खाजूवाला जहाँ मिल जाएगी, वहाँ आप रीप्रोसेसिंग का एक जोन बना सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें बनी तो मुझे लगता है निश्चित रूप से हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ेगी, रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। तो जैसे जैसे भारत विकसित होता जाएगा, राजस्थान विकसित होता जाएगा, बीकानेर भी विकसित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर, और हम बहुत ही आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और इतने अच्छे जवाब और इतनी अच्छी चीज़ें आप इसके साक्षी बनते हैं। ज़ोरदार तालियां सर के लिए एक बार बजा दीजिए इस मंच से। थैंक यू सर। सर मैं चाहूँगी कि आप थोड़ी देर और यहाँ पर विराजमान हुई और मैं चाहूँगी कि डॉक्टर मनीष शर्मा सर प्लीज़ स्टेज पर आइए और तमाम जो हमारे गेस्ट हैं, जो हमारे, देखिए मनीष जी मैं चाहूँगी कि आप मंच पर आएँ सर, थोड़ा सा और आपका टाइम हम लेना चाहेंगे यहाँ पे। और देखिए बहुत ही अच्छा ये डिस्कशन रहा है और ये सिर्फ डिस्कशन नहीं है, ये आपके मन में जो कई व्याकुलता